साथियों, आज हम बात करेंगे आईआर कॉम्पिटेंसीज एंड देयर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। मैं और मेरी संस्था पूरी तरह कमिटेड हैं भारतवर्ष में आईआर कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए। हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि भारत में उद्योगों में आईआर कॉम्पिटेंसी को उस लेवल तक ले जाया जहां जहां तक इसकी आवश्यकता है। आज वर्तमान में आईआर कॉम्पिटेंसी उसके रिक्वायर्ड लेवल से कम नजर आती है, ऐसा हमारे डेटा कहते हैं। तो आज पहले मैं यह भी बता दूं कि हम इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं जो मास्टरी कॉम्पिटेंसी का था। मास्टरी प्रोफिशिएंसी हर कॉम्पिटेंसी में बात करता था, लेकिन आज हम बात करेंगे कि लोअर लेवल से टॉप लेवल तक कैसे जाया जा सकता है और किस किस तरह की कॉम्पिटेंसी को कब कब किस किस उद्योग में आवश्यकता के अनुसार आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर एक कोर्स चलाती है। जो इसे चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप इससे समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं, व्हाट इज कॉम्पिटेंस। Competence is the ability to extract control over the one's life. हम दूसरे की लाइफ को या अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोप अप विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। किसी समस्या को निदान हम कैसे ढूंढ सकते हैं और उसको कैसे असरदार कारक या असरकारक तरीके से हल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं या अपने व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं ताकि जो उस तरह का वातावरण में हम फिट बैठे और जो मेरे कार्य करने में रुकावट आ रही है वो रुकावटें ऑटोमेटिकली या स्वतः दूर हो जाएं, या मैं उस एनवायरनमेंट को, उस वातावरण को स्वतः स्वीकार कर लूं। तो यह एक कॉम्पिटेंस की या दक्षता की एक छोटी परिभाषा है। अब आईआर कॉम्पिटेंसी क्या है? अब आईआर कॉम्पिटेंसी की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉम्पिटेंसी ऑल अबाउट डेवलपिंग इंसाइट इनटू द इशू दैट इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आईआर कॉम्पिटेंसी या आईआर में दक्षता वह बात करती है कि जो आपके अंदर वो ताकत पैदा करे, वो जज्बा पैदा करे कि आप अपने उद्योग के औद्योगिक संबंधों के बारे में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें और उन्हें सुनिश्चित कर सकें कि वो वही काम करें जैसा उद्योग की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह है उद्योग में आए चैलेंजों को स्वीकारने, उन्हें समझने और उन्हें बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुरूप लोगों में बदलने के व्यवहार लाने की क्षमता को कहा जाता है। आईआर में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आईआर जो उद्योग की आवश्यकता है उसके साथ लोगों को अलाइन करने की एक कला है और बिजनेस स्ट्रेटजीज को लागू कराने के लिए और उनको अक्षर से पालन कराने के लिए, या इंग्लिश में कहें लेटर एंड स्पिरिट के रूप में पालन करने के लिए आवश्यक है। यह है सोशल और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझने की, उसका मेरे जीवन में राजनीतिक प्रभाव या सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है उसको समझने की, या मेरे उद्योग में वो क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं और मैं अपने उद्योग की बढ़ोतरी के लिए, अपने लाभ के लिए उन चीजों को कैसे बचकर निकल सकता हूं और लेबर लॉ की कंप्लायंस भी पूरी कर सकता हूं। और लेबर लॉ की कंप्लायंस मैं 100% पूरी उस लेवल तक करूं जिस लेवल तक उनकी आवश्यकता है। तो आईआर कॉम्पिटेंसी या औद्योगिक संबंधों की दक्षता की यह मोटी मोटी परिभाषा है। अब बात करते हैं कि आज जो आईआर प्रोफेशनल्स हैं उनको जरूरत है सब चीज को समझने की जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, उन सब चीजों को। उनमें क्या क्या आता है कि एक तो उनकी एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि वह उन चीजों को उसी भावना में समझे जिस भावना में वो कही या समझी जानी चाहिए। नंबर 2, उनको इंटरप्रिटेशन या उनका जो डेटा कलेक्शन करके उस डेटा का इंटरप्रिटेशन करना।
नंबर 3, उनसे यह समझना कि जो मेरे दूसरा पक्ष है, जो श्रमिक पक्ष है, वो क्या सोच रहा है या उसकी क्या आवश्यकता है। तो यह एक अच्छे आईआर प्रोफेशनल की दक्षता कही जा सकती है या कॉम्पिटेंसी कही जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि आज की डेट में किसी भी उद्योग में काम करने वाले एक औद्योगिक संबंध प्रोफेशनल की या एम्प्लॉय रिलेशन प्रोफेशनल की कॉम्पिटेंसी किन किन चीजों में होनी आवश्यक है। नंबर 1, कॉम्पिटेंसी डीलिंग विद पीपल, जो लोगों के साथ बात करने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए वो होना आवश्यक है। नंबर 2, कॉम्पिटेंसी डीलिंग विद बिजनेस, जो अपने काम को कराने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लोगों में एडेप्टेबिलिटी लाने के लिए, लोगों में चेंज का एनवायरमेंट लाने के लिए जो दक्षता चाहिए वो है। नंबर 3, सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, मैं अपने आप में, क्योंकि मैं एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहा हूँ, लोग जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ या कुछ और करता हूँ, तो कुछ अपने आप में भी कॉम्पिटेंसी लानी पड़ती है। तो इन 3 मेन कॉम्पिटेंसीज को हमने कुछ सब कॉम्पिटेंसीज में बांटा है और फिर आगे उनकी प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इनकी सब कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं। कॉम्पिटेंसीज रिलेटिंग विद द पीपल, एस्टेब्लिशिंग फोकस, कि मेरा फोकस मेरे बिजनेस पर हो, मेरे गोल्स कम्युनिकेटेड हों और सपोर्टेड बिजनेस मिशन को करते हों। तो मैं ये शॉर्ट में दे रहा हूं, जब कोर्स पूरा करते हैं तो आपको डिटेल में समझाया जाता है। प्रोवाइडिंग मोटिवेशनल सपोर्ट, एबिलिटी टू एनहांस अदर्स कमिटमेंट। नंबर 3 है फोस्टरिंग टीम वर्क, लोगों को एक टीम में इकट्ठा करना। नंबर 4 है एम्पावरिंग अदर्स, दूसरों को एम्पावर करना ताकि हम उनके पूरे पोटेंशियल का यूज कर सकें। नंबर 5 पर है मैनेजिंग चेंज, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, कस्टमर बदल रहा है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स बदल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम बदल रहे हैं, कम्युनिकेशन के सिस्टम बदल रहे हैं, तो हर चीज बदल रही है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंज होंगे। तो मैं मैनेजिंग चेंज के लिए लोगों को तैयार करूं। एंड चेंज इज ओनली द कांस्टेंट ट्रू फैक्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 5 डेवलपिंग अदर्स, मैं दूसरे लोगों को डेवलप भी करूं, क्योंकि जब तक मैं कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, बाहर से कितने लोग हायर करूंगा। नंबर नेक्स्ट आती है मैनेजिंग परफॉर्मेंसेस, कि मैं सबकी परफॉर्मेंस को ईमानदारी के साथ विद 100% इंटेग्रिटी मैं मैनेज करूं और उनको उनके गोल के साथ जोड़ कर रखूं। नंबर 8 पर आती है अटेंशन टू कम्युनिकेशन, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस को क्या आवश्यकता है, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, मेरा कस्टमर क्या चाहता है, वो कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होना चाहिए। नंबर 9 पर है ओरल कम्युनिकेशन, हर चीज राइटिंग में नहीं हो सकती, मेरा ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, जब भी मैं मेल लिखता हूं या कोई होर्डिंग या बोर्ड्स या कोई सर्कुलर निकालता हूं, उसका कम्युनिकेशन कितना है। परसुएसिव कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू प्लान एंड डिलीवर, तो ये सब चीजें कम्युनिकेशन का हिस्सा है। नंबर 12 पर आता है इंटरपर्सनल अवेयरनेस, कि लोगों के बीच चल क्या रहा है, मैं उनकी पल्स को समझूं, उनकी भावनाओं को समझूं, उनके बीच जो अच्छी चीजें हैं उनको नोटिस करूं, या जो उनमें कुछ कुकिंग हो रही है जो ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरी डायरेक्शन में या मेरे प्रोडक्शन को या मेरी सर्विसेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनको मैं समय से पहले भांपकर उनका सॉल्यूशन उनको देने की कोशिश करूं। नंबर 13 पर इन्फ्लुएंशिंग अदर्स, मैं दूसरों को कैसे अपनी बात मनाने में सक्षम हो सकता हूं, इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। नंबर 14 पर है बिल्डिंग कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, यह आईआर की सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है कि मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप, वो भी कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप कैसे डेवलप करूं ताकि वो मेरी बात को सुने, समझें और उसको फिर पूरा करें। नंबर 15 पर आती है कस्टमर ओरिएंटेशन, कि मेरा इंटरनल कस्टमर और अल्टीमेट कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर, ये तीनों कस्टमर क्या चाहते हैं।
अब आपको इनको समझना होगा कि इंटरनल कस्टमर जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस, ये सब इंटरनल कस्टमर है। और अल्टीमेट कस्टमर वो है जो मेरे प्रोडक्ट को यूज करता है। और मेरा कस्टमर वो हो सकता है कि जो उसको लेकर के फिर वैल्यू एडिशन करके किसी और को बेचेगा। तो इन तीनों कस्टमरों की नीड को मुझे समझना होगा और उनकी नीड के अनुसार, उनकी नीड के अनुरूप मुझे उनको डिलाइट करना होगा। आइए आप समझते हैं कि कॉम्पिटेंसी जो मेरे बिजनेस को जरूरत है वो कौन कौन सी चाहिए। नंबर 1 है डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि मैं वक्त से पहले उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूं जिनसे मेरे को आने वाली भविष्य की सावधानियां और असावधानियां दोनों का पता चले, ताकि मैं सॉल्यूशन अपने बिजनेस को प्रोवाइड करा सकूं। नंबर 17 पर आता है एनालिटिकल थिंकिंग। मेरे पास जितने डेटा आ रहे हैं, मेरे पास जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उनको एनालाइज करूं। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा एक व्यक्ति विशेष के साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही क्यों हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही क्यों हो रहा है, या एक पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों होता है। जो भी डेटा है मैं उसको ठीक से एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप करूं। नंबर 18 पर आता है फॉरवर्ड थिंकिंग। मैं बैकवर्ड थिंकिंग नहीं करूं, आगे क्या हो सकता है, जो हो गया तो वो तो रिपेयर वर्क है, लेकिन आगे ना हो वो फॉरवर्ड थिंकिंग है। तो मैं उसके लिए प्री प्लान क्या करूं, कौन सा डेटा कलेक्ट करूं, किस तरह की कम्युनिकेशन करूं, ताकि मेरे को फॉरवर्ड थिंकिंग का बेनिफिट मिल सके। नंबर 19 पर आती है कंसेप्चुअल थिंकिंग, कि लोग आज क्या कह रहे हैं और कल मेरे जीवन में या मेरे उद्योग में उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं कंसेप्चुअलाइज करूं। मैनेजरियल स्किल और कंसेप्चुअल स्किल में यही अंतर है। मैनेजरियल स्किल में आपको बिजनेस को मैनेज करना है और कंसेप्चुअल स्किल में आगे प्रॉब्लम्स को ना आने देने के लिए मैनेज करना है, ताकि आपका फ्यूचर और बिजनेस का फ्यूचर सुरक्षित हो। नंबर 20 पर है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कि मेरी स्ट्रेटेजी हो, कि मैं किन चीजों में उलझना चाहता हूं, किन चीजों को सुलझाना चाहता हूं, मेरे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे आने वाले एलटीएस की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे उद्योग की रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी चेंज करनी है, किस सेक्शन को अपग्रेड करना है, किस सेक्शन को क्लोज करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रिडंडेंट होने वाली है, वो सब चीजें मेरी इसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का हिस्सा होनी चाहिए। और मैं अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि मेरे बिजनेस की क्या मजबूती है और क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, तो जो स्वॉट एनालिसिस है वो मेरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में स्पष्ट नजर आना चाहिए। नंबर 21 पर आता है टेक्निकल एक्सपर्ट। आप जिस भी काम को करते हैं उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसके टेक्निकल एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं, जिसकी प्रोफिशिएंसी का लेवल मास्टर तक जाना चाहिए। नंबर 22 पर आता है इनिशिएटिव, मैं खुद कितना इनिशिएटिव लेता हूं, तब मेरा बॉस कहता है या मैं सीनियर मैनेजमेंट कहती है या कोई कम्युनिकेशन आता है तब मैं एक्शन में आता हूं, या मैं स्वतः ऑटोमेटिकली एक्शन में इनिशिएटिव खुद लेता हूं। तो जो सेल्फ स्टार्टर्स हैं वो इनिशिएटिव खुद लेते हैं। तो मेरे को सेल्फ स्टार्टर कॉम्पिटेंसी कितनी है। एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन, की मैं हर चीज को बिजनेस की भावना से समझूं। जब मैं किसी बिजनेस में जॉब कर रहा हूं तो मुझे बिजनेस ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, कि मेरे किसी भी एक एक्शन से बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है। लॉस यदि परसेंटेज में जाए, एक आदमी 1% करता है और उस उद्योग में 1000 आदमी काम करते हैं तो कितना गुना बढ़ जाएगा, आप इस बात को आराम से समझ सकते हैं। तो हर आदमी में एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि कॉम्पिटेंसी डीलिंग विद इन बिजनेसेस, फोस्टरिंग इनोवेशन, कि मैं इनोवेटिव आइडिया कितने देता हूं, मेरे से कितनी अच्छी चीजें समय से पहले मैनेजमेंट के पास पहुंच जाती हैं, मैं कितने इम्प्रूव्ड मेथड्स बताता हूं, मेरे प्रोसीजर्स या सिस्टम्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइम से पहले चेंज करके लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कितनी करता हूं। यह सब चीजें आपकी फोस्टरिंग इनोवेशन का हिस्सा होगी। नंबर 25 पर आती है रिजल्ट ओरिएंटेशन, कि मैं रिजल्ट कितना देता हूं। कुछ लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को कोई रिजल्ट नहीं आता, उनको बोलते हैं 9 दिन चले
2.5 कोर्स, कुछ लोग 1 घंटे काम करते हैं और पूरे दिन का आउटपुट देते हैं। तो मेरी ये रिजल्ट ओरिएंटेशन एक कॉम्पिटेंसी है जो बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाती है। तो ये मेरा रिजल्ट ओरिएंटेशन कितना है। कुछ लोग इतने प्रोसेस ओरिएंटेशन होते हैं और वो प्रोसेस में इतना उलझ जाते हैं कि अल्टीमेटली वो अपने रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो प्रोसेस ओरिएंटेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेशन के साथ स्पीड का होना, रिजल्ट ओरिएंटेशन का होना बहुत जरूरी है। नंबर 26 पर आती है थोरोनेस। मैं अपने सिस्टम में, अपने प्रोसीजर्स में, अपनी टीम में मेरी कितनी पकड़ है, मैं कितना लोगों के साथ एग्रीमेंट कर पाता हूं, कितने लोगों को अपनी बात से एग्री करा पाता हूं, मैं कितना विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाता हूं, यह थोरोनेस का हिस्सा है। नेक्स्ट 27 है डिसिसिवनेस, एबिलिटी टू मेक डिफिकल्ट डिसीजंस इन टाइमली मैनर। मुझे जब किसी आदमी को चार्जशीट देनी हो, किसी को टर्मिनेट करना हो, टफ टाइम में मुझे कोई भी एक्शन लेना हो, तो मैं उस टाइम मेरे अंदर कोई फियर फैक्टर या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए, वह कहलाता है डिसिसिवनेस। आइए अब बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, क्योंकि आदमी में अपने अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं। जब तक कोई भी प्रोफेशनल उन कमियों को दूर नहीं करता है, तब तक वो एक सफल लीडर नहीं बन पाता है, और आईआर कॉम्पिटेंसी के लिए यह बहुत आवश्यक है। तो 28 नंबर पर आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिन लोगों में भरोसों की कमी होती है वो अपने आइडिया दूसरों को नहीं बेच पाते हैं, वो उनकी विलिंगनेस दब जाती है, वो हमेशा अपोजिशन को फेस करने से डरते हैं। नंबर 29 पर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई काम ऐसा नहीं है जहां स्ट्रेस नहीं है, तो इसलिए आईआर में भी स्ट्रेस का होना बहुत आवश्यक है। तो आप अपने स्ट्रेस रिमूवल टेक्निक को कितना जानते हैं, आप कितना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को रिजॉल्व करते हैं और स्ट्रेस को पैदा ही नहीं होने देते हैं, या कभी पैदा हो गया तो उस कोई कंडीशन में आप हॉस्टाइल तो नहीं हो जाते हैं, या किसी के कुछ कहने से आप प्रोवोक तो नहीं हो जाते हैं। तो यह अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, यह एक बहुत बड़ी आईआर प्रोफेशनल की कॉम्पिटेंसी है। नंबर 30 पर आता है पर्सनल क्रेडिबिलिटी। मेरा लोगों में ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कितना है। मैं जो कहता हूं वही करता हूं तो क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होगी। यदि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ हूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी 0 भी हो सकती है। तो लोगों में क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिबलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस तब आती है जब मेरी और कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो। नंबर 31 फ्लेक्सिबिलिटी। मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को पकड़ के नहीं बैठा रहूं, जब मुझे जरूरत पड़े तो उन्हें टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, या यूं कहिए कि जो मेरे बिजनेस की डिमांड है उस हिसाब से मैं अपने आप को बदलूं। तो ये 31 कॉम्पिटेंसीज, जो मेन 3 कॉम्पिटेंसीज हैं, उनकी सब कॉम्पिटेंसीज हैं। आइए अब इनकी बात करते हैं प्रोफिशिएंसी की। यदि किसी भी आदमी में ये सब कॉम्पिटेंसीज हैं तो वह आईआर में सफलतम व्यक्ति हो सकता है। प्रोफिशिएंसी का मीनिंग है, proficiency is defined as having expertise or being very skilled or knowledge in certain subject। आप एक विषय के मास्टर हो सकते हैं या लर्नर भी हो सकते हैं। दोनों के बीच के बहुत गैप है। जो लर्नर है वो थोड़ा जानता है, जो मास्टर है वो सब कुछ जानता है। इसीलिए आज जमाना है कि आप लर्निंग इतनी तेज करें, आपकी लर्निंग एजिलिटी इतनी ज्यादा हो कि आप लर्नर से मास्टर बनने में ज्यादा टाइम ना लगाएं। तो प्रोफिशिएंसी लर्नर से मास्टर बनने तक की जो यात्रा है, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंसी। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रोफिशिएंट इन कॉम्पिटेंस, यह आपके दिमाग का वह पोर्शन है जिससे आप इस लर्निंग को तेज कर इन चीजों को सीख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, जो नोवाइस है वो सबसे लो पर होते हैं, उनकी नॉलेज बहुत थोड़ी होती है। फिर जो मिड नोवाइस हैं, जो थोड़े से 1-2 साल का एक्सपीरियंस कर लेते हैं आईआर में, कुछ लेबर लॉ समझने लगते हैं, शॉप फ्लोर पर पकड़ बन जाती है,
लोगों पर काम करने के उनके तरीके समझने लगते हैं तो वो मिड नोवाइस कहे जाते हैं। जो हाई नोवाइस हैं वो थोड़ा और अच्छे होते हैं, लेकिन ये नोवाइस तक होते हैं क्योंकि उन्हें सीखना होता है। लेकिन जो सीखने के बाद फिर उनको इंप्लीमेंट करने लगते हैं वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट लो, इंटरमीडिएट मिड और इंटरमीडिएट हाई, क्योंकि उनका इंप्लीमेंटेशन में बार बार पूछना पड़ता है दूसरे से, सर मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा। तो यह जब आप आईआर ऑफिसर हैं या आईआर एग्जीक्यूटिव हैं या असिस्टेंट मैनेजर आईआर है, वहां तक की कॉम्पिटेंसी ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मैनेजर आईआर बनेंगे तो आप में एडवांस नॉलेज होना या लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी का एडवांस होना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मौका पड़ते ही आपको स्वतः यूज करना है। तो और यदि आपने मास्टरी हासिल कर ली, सुपीरियर हो गए आपको, फिर लोग आपसे पूछने लगेंगे। और डिस्टिंग्विश्ड अचीवर हैं या डिस्टिंग्विश्ड नॉलेज है आपकी तो फिर टॉप पर है, आपको सदैव पूछा जाएगा। इसको यदि मैं एक और दूसरी भाषा में कहूं, बिगनर है, एलिमेंट्री है, इमीडिएट है, अपर इंटरमीडिएट है और एडवांस है और मास्टरी है। तो जो बिगनर से मास्टरी की यात्रा है, बिगनर से एलिमेंट्री, एलिमेंट्री से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से अपर इंटरमीडिएट, एडवांस और मास्टरी, ये जो आपकी नॉलेज की स्टेजेज हैं, यह आपकी कॉम्पिटेंसी की प्रोफिशिएंसी कहलाती हैं। और जो लो लेवल पर बिगनर होते हैं वो लो होते हैं और जो मास्टर होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं। तो आपको अपनी हर सब्जेक्ट की नॉलेज मास्टरी तक ले जानी है और यह यात्रा करने में समय लगता है। तो हमारा जो आईआर का आज का विषय है कि वो बिगनर और एलिमेंट्री तक हैं लोग, इंटरमीडिएट और अपर इंटरमीडिएट में भी बहुत कम लोग हैं, एडवांस और मास्टरी की बात तो फिर गिने चुने जिनको आप किस पर काउंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं और मेरी संस्था पूरी कोशिश कर रही है कि हम एडवांस और मास्टरी तक इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने में मदद करें। इसीलिए हम बार बार बहुत सारे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। आपको यदि लगता है तो आप हमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू असेस योर कॉम्पिटेंसी। आप अपनी कॉम्पिटेंसी, मेरी जो कॉम्पिटेंसी है उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, मैं उसको कैसे चेक करूं। इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग इसमें उम्र की बड़ी बात करते हैं, मैं आपको साफ साफ कह दूं, एज इज गेम ऑफ नंबर्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 40 साल में आईआर के मास्टर है और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 60 साल के रिटायरमेंट पर आगे लेकिन एलिमेंट्री नॉलेज से आगे नहीं बढ़े, जिनको कहते हैं, एक हिंदी में कहावत है कि 55 वर्ष की बुढ़िया बचपन में मर गई, क्योंकि उसने अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाई। तो इसके असेस करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है सेल्फ असेसमेंट। पहले आप अपना असेस करें। ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम है, मेरा जो अपना वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर की वेबसाइट है वहां भी आपको मिल सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो वहां आप देख सकते हैं, अपने आप को असेस कर सकते हैं। दूसरा आपका मैनेजर असेसमेंट, कि आपके पीयर्स या आपके मैनेजर आपके बारे में कैसे असेस करते हैं, वह बात बात में पता चलता है। यदि आपका मैनेजर आपको राय लेने के लिए बुलाता है तो समझिए आपकी कॉम्पिटेंसी की रेस्पेक्ट, और यदि वो खुद ही निर्णय लेता है आपको कहता है ऐसा कर दीजिए तो वह आपको बॉदर नहीं कर रहा है। नंबर 3 है 360 डिग्री असेसमेंट, जो बाहर से कराया जा सकता है, जो एक्सपर्ट हैं, जो असेसमेंट सेंटर्स हैं, जिनको डीएसी कहते हैं, डायरेक्ट असेसमेंट सेंटर्स हैं, या और बहुत सारे तरीके हैं। जब आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहां किस तरह से बिहेव करते हैं, या जब कोई आप आर्टिकल लिखते हैं या किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं या किसी प्रॉब्लम को कैसे सुलझाते हैं, शो फ्लोर में आपके पीयर्स किस तरह की रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को देते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी कॉम्पिटेंसी के प्रोफिशिएंसी लेवल को चेक कर सकते हैं। आइए लर्निंग और रीलर्निंग के गेम को समझते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी लर्निंग में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें कुछ चीजें अनलर्न करनी होंगी, कुछ चीजें लर्न करनी होंगी, कुछ चीजें रीलर्न करनी होंगी। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज। लर्निंग वो है जो अपने आप अपने व्यवहार को चेंज करने के लिए वो एक्सपीरियंस से आती है और अपने पोटेंशियल को यूज करने से आती है। नंबर 2,
चेंज द लर्नर में हैपन द लेवल नॉलेज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्नर तभी मास्टर बन सकता है जब वह अपनी नॉलेज के लेवल को, अपने एटीट्यूड को और अपने बिहेवियर को, इन तीनों चीजों को ठीक करे। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 एटीट्यूड, नंबर 3 बिहेवियर, तभी वह लर्न और रन और रीलर्न कर सकता है। नंबर 3, as a result of learning, learner comes to see concept, ideas and or the world differently। जब लर्नर इन चीजों को यूज करने लगता है तो वह उसमें कंसेप्चुअल स्किल का प्रयोग करने की क्षमता बढ़ा लेता है, अपने आइडिया को या वर्ड को डिफरेंटली देखने लगता है। जैसे बिगिनर देखता है वैसे मास्टर नहीं देखता, इसीलिए आपको इन चीजों को समझना है। तो जो लर्नर्स हैं और जो मास्टर्स हैं उनका अंतर स्पष्ट नजर आता है और वह इन तीनों से ही बात समझ में आती है। और जब तक आप लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग को ठीक से नहीं समझते हैं तब तक आप उन चीजों को अपने आप में डेवलप करने में उतने सुगम और सरल तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना इन्हें समझने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। आइए, अनलर्निंग क्या है? नंबर 1, अनलर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग समथिंग। अनलर्निंग वह है जो आपने कॉलेज में, स्कूल में या अपने सोसाइटी में या खेलते वक्त मित्रों से बहुत सारी चीजें लर्न कर ली, वो चीजें आप काम की नहीं है तो उनको आपको डिस्कार्ड करना और अपने बिहेवियर से बाहर निकाल कर फेंकना है। तो आप ये देख लीजिए, जब आप कॉलेज से या किसी इंस्टीट्यूशन से इंडस्ट्री में जाते हैं, जब प्रोफेशनल बनते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी होंगी। द illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। क्योंकि आज इतनी नॉलेज तेजी से आ रही है, इतनी चीजें बदल रही हैं। आप यदि आईआर के फील्ड में ही देखें तो आईआर में WTO से लेकर के, नेशनल पॉलिसीज से लेकर के, स्टेट पॉलिसीज, इवन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज या ऑर्गेनाइजेशन के अपने विजन, मिशन, वैल्यू सिस्टम, बिलीव्स, ये सब कितनी तेजी से चेंज होते हैं। कस्टमर की नीड कितनी तेजी से, शॉप फ्लोर पर एम्प्लॉय की नीड कितनी तेजी से बदलती है, तो वो आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न प्रोसेस में डालकर उनको ठीक से समझना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको जो चीजें आपके काम की नहीं है उनको अनलर्न कर अपने माइंड को खाली करने की कला आती होगी। नंबर 2 बात करते हैं रीलर्निंग। हमें वो चीजें सीखनी है जो मैंने लर्न तो की लेकिन मैं उन्हें रिटेन नहीं कर पाया, मुझे दोबारा उनके मास्टरी लेवल तक जाना है। तो मैं अपने मित्रों से, वेबसाइट से, अच्छे वीडियोज से कैसे मैं रीलर्न कर सकता हूँ। Relearning is the method of measuring the retention of learned material। मैंने कितना सीख लिया है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पहली बार में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, गियर बदलना, क्लच दबाना, स्टीयरिंग पकड़कर बैठ जाना, ये सबको पता है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए कॉन्फिडेंस और जजमेंट होना आवश्यक है। वो तभी आएगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो वो रीलर्निंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे ही इंडस्ट्री में बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क आपको समझने होंगे, उनका इम्पैक्ट जानना होगा, कहां, कब, किस परिस्थिति में कौन सा रूल एंड रेगुलेशन यूज करना है वो आपको आना चाहिए। हाउ मच फास्टर एंड पर्सन कैन रीलर्न मटेरियल दैट हैड बीन प्रीवियसली लर्न्ड एंड देन फॉरगॉटन। हम बहुत सारी चीज याद करते हैं, सीखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सीखते हैं, भूल जाते हैं, तो उनको रीलर्निंग में डालना पड़ेगा। तो रीलर्निंग एक हैबिट है और रीलर्न हमेशा फास्ट होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करती हैं। नंबर 3 है कि हाउ कैन वी डेवलप रिक्वायर्ड आईआर कॉम्पिटेंसीज। इसके मैंने 5 तरीके दिए हैं कि आप उनको कैसे सीख सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, ऑन द जॉब लर्निंग। जब आप काम कर रहे हैं तब आप रोजाना सीखिए।
उसी का हिस्सा है ट्रेनिंग इज एन इम्पोर्टेंट वे टू डेवलप द कॉम्पिटेंस। आप ट्रेनिंग या तो अपने यहाँ कराइए या बाहर जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम करती रहती हैं वह अटेंड कीजिए, तो आपकी लर्निंग फास्ट होगी। अभी हो क्या गया है कि कोरोना काल में जो अभी ऑनलाइन लर्निंग है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, इसलिए क्लासरूम लर्निंग का जो महत्व है वो वर्चुअल लर्निंग से उतना पूरा हल नहीं हो पा रहा है। नंबर 2 बात करते हैं, पार्टिसिपेट इन न्यू प्रोजेक्ट्स, वर्किंग ग्रुप्स इन योर वर्क प्लेस। आप हर चीज का हिस्सा बनिए। जैसे IR की कॉम्पिटेंसी के लिए कॉलोनी मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, टीम स्पिरिट है, स्पोर्ट्स हैं, गेम हैं, इंटर डिपार्टमेंटल क्रॉस फंक्शनल कमेटीज हैं, उन सब का आप हिस्सा बनिए और उन सब चीजों को ईमानदारी से मेहनत से समझिए, तब आप उन चीजों को समझेंगे। जितनी आपकी टेक्निकल नॉलेज उस सब्जेक्ट पर जहां आप काम करते हैं स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में बढ़ती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। नंबर 3 है अटेंड ट्रेनिंग कोर्सेज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड आउटसाइड योर कंपनी। कंपनी में अंदर भी और बाहर भी जो लोग ट्रेनिंग और सेमिनार्स को भाग लेते हैं, पेपर बनाते हैं, जो हम जैसे प्लेटफॉर्म को लिखते हैं, अपनी समस्या शेयर करते हैं, पूछने में झिझक नहीं करते हैं, वो लोग बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। नंबर 4 पर आता है परसू डॉक्टरल स्टडीज। जिन लोगों की रिसर्च हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इन सब्जेक्ट के मास्टर कहे जाते हैं, उनकी स्टडीज को, उनके पेपर्स को, उनके वीडियोज को देखना भी आपकी लर्निंग को बढ़ा सकता है। नंबर 5 है स्टडी फॉर अनदर कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री। आप कोई कोर्स करिए, जैसे ISTD है, नेशनल HRD नेटवर्क है, ये बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, हम लोग उनका हिस्सा हैं। बहुत सारे प्रोग्राम आपके अनुसार या आपकी इंडस्ट्री को जो जरूरत है अपने यहाँ डिजाइन कीजिए। हम टेलर मेड प्रोग्राम बनाकर भी आपकी नीड को पूरा कर सकते हैं। तो इस 5 तरीके से आपकी IR कॉम्पिटेंसी बढ़ सकती है। और जहां IR बढ़िया होता है वहां हमेशा प्रॉब्लम्स कम होती हैं और लोगों का जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत बढ़िया होता है और उद्योग फ्लोरिश होता है, तरक्की करता है, अच्छा प्रॉफिट कमाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कॉम्पिटेंसी और उनका लेवल ऑफ प्रोफिटेंसी का पर्पस समझ में आया होगा। आपका इस मेरे वीडियो को देखने का, हमें लिंक करने का और हमें लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।